Hello friends, welcome to my channel Educational Videos by ज्योत्सना चक्रवर्ती। मैं ज्योत्सना चक्रवर्ती आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो बनाकर लाई हूँ। तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आज आपका नया चैप्टर बना कर लाई हूँ, चैप्टर 4.1 लव ऑफ लर्न वेल कम्युनिकेटिव इंग्लिश बुक क्लास 8। Here you'll read a story by Guy de Maupassant, who was a great French writer. The story tells how love governs not only the heart of man, but also the heart of birds and animals. यानी कि प्रेम की भावना सिर्फ इंसानों में ही नहीं होती है, चिड़ियों और जानवरों में भी होती है। इस चैप्टर में बताए हैं डी माउपेसेंट, जो कि फ्रेंच राइटर हैं, उस विषय में। I am very fond of shooting. Yet the sight of the wounded animal or bird, or the blood on its feathers and on my hands, affects my heart so deeply as to make it almost stop. यानी कि यहाँ जो नरेटर है वो बोलते हैं वो बहुत फॉन्ड ऑफ शूटिंग है, यानी कि शूटिंग उन्हें बहुत अच्छा लगता है, हंटिंग ऑफ एनिमल्स बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब किसी बर्ड को वो मारते हैं, शूट करते हैं, तो उसका जो खून जब उनके हाथों में लगता है तो उनके हार्ट को अफेक्ट करता है। वो सोचते हैं क्यों ना इस काम को बंद कर दिया। दैट मीन्स कि नरेटर बहुत ज़्यादा अपने आप को गिल्टी फील करता है जब वो बर्ड्स के खून को अपने हाथों में देखता है। तो वो सोचता है कि ये हंटिंग और शूटिंग का काम अच्छा नहीं है। दैट ईयर द कोल्ड वेदर सेट इन सडनली टुवर्ड द एंड ऑफ ऑटम। उस साल क्या हुआ, कोल्ड वेदर सडन, ऑटम सीजन के एंड में ही कोल्ड वेदर शुरू हो गया। एंड आई वॉज इन्वाइटेड बाई वन ऑफ माई कजिन्स, और मुझे मेरे एक कजिन्स ने इन्वाइट किया जिसका नाम था कार्ल, टू गो विथ हिम, उसके साथ जाने के लिए इन्वाइट करते हैं। एंड शूट डक्स ऑन द मार्शेस नियर हिज फार्म हाउस, और डक्स को शूट करने के लिए बुलाते हैं कि चलो हम लोग डक्स को शूट करेंगे ऑन द मार्शेस नियर हिज फार्म हाउस। यानी कि फार्म हाउस के सामने एक मार्शेस था। मार्शेस मीन्स होता है बड़े बड़े घास होते हैं और ज़मीन जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट होता है और एक एरिया में बीच में पानी जमा होता है, तो उस एरिया को मार्शेस बोलते हैं। वहाँ पर डक्स पाए जाते हैं। तो कार्ल वहाँ पर डक्स को शूटिंग करने के लिए नरेटर को बुलाता है। माई कज़िन वॉज ए जॉली फेलो ऑफ 40, यानी कि नरेटर का जो कज़िन था वो एक जॉली फेटो 40 ईयर्स का एक मैन था। अ टिपिकल कंट्री मैन, टिपिकल कंट्री मैन माने एक विलेजर के टाइप का उसका नेचर था। स्टाउट था, स्टाउट माने हेल्दी, माने हिरुष्ट पुष्ट का आदमी था। वो रफ था, बियर्डेड था और डल था, यानी कि ज़्यादा सोचने समझने की हालत में नहीं था, यानी कि ज़्यादा सोचता नहीं था, ज़्यादा समझता नहीं था। He lived in a large farmhouse situated in a broad valley through which a river ran. वो एक बड़े से फार्म हाउस में रहता था, जो कि फार्म हाउस एक वैली के सामने में था। In a broad valley through which a river ran. उस वैली में एक नदी भी बहती थी। द हिल्स राइट एंड लेफ्ट वो कवर्ड विद वुड्स, और जो तो हिल्स थे वैली के आसपास लेफ्ट और राइट साइड में वो पूरे वुड से कवर्ड थे। वुड्स माने यहाँ पे वुड्स का मतलब इंटरनल मीनिंग हो रहा है फॉरेस्ट, यानी कि वो दोनों हिल्स फॉरेस्ट से कवर्ड थे, यानी बहुत जंगल था उसमें दोनों में। हियर द रेयरेस्ट ऑफ बर्ड्स कुड बी फाउंड, और यहाँ बर्ड्स बहुत कम पाए जाते थे, रेयरेस्ट। In the valley there were large meadows separated by hedges. Meadows यानी कि बड़े बड़े घास हुआ करते थे और रिबन जैसे उसके पत्ते होते थे, और वो सेपरेटेड थे, hedges से सेपरेटेड थे। hedges मीन्स bushes से सेपरेट अलग अलग हो गए थे hedges की वजह से। Further on by the side of the river there was a vast marsh. साइड ऑफ द रिवर में वास्ट मार्श था, मार्श यानी कि दलदल जिसको बोलते हैं, यानी कि रिवर के साइड में कुछ दलदल भी था। इट वॉज़ द बेस्ट शूटिंग ग्राउंड आई एवर सो, और उसे लग रहा था कि नरेटर को लग रहा था कि ये बहुत ही गजब का शूटिंग ग्राउंड है जहाँ हम लोग आराम से शूटिंग कर सकते हैं। इट वॉज़ माई कज़िन्स चीफ केयर, और वो जगह बनाया गया था मेरे कज़िन्स के द्वारा, क्योंकि वो बहुत सावधानी से, बहुत केयर से उस जगह को बनाया था। ही केप्ट इट एज अ प्रिजर्व, वो यानी कि उसका जो कज़िन था, नरेटर का जो कज़िन था, वो उसको प्रिजर्व के जैसा बनाया था। मैंने उसको बहुत अपने हंटिंग के लिए, फिशिंग के लिए वो जानबूझकर उस एरिया को क्रिएट किया था, उसको उस तरीके से बनाया था। थ्रू द रशेस दैट कवर्ड इट, और वहाँ पे रशेस भी थे। रशेस यानी कि लंबे लंबे घास होते थे, जो लंबे लंबे डंडी जैसे घास होते हैं। यू कैन सी एट द साइड ऑफ द रिवर के नदी किनारे हम देख सकते हैं, तो पोखर के किनारे देख सकते हैं। रशेस भी थे। नैरो पैसेज हैड बीन
हट और रशेस के साइड से एक पतला सा रास्ता बनाया गया था। थ्रू दीज पैसेजेस माई कजिन ऑफन वेंट इन हिज फ्लैट बॉटम बोट टू कैच फिश और हंट वाइल्ड फाउल। और उस पैसेज से वो जाता था, कज़न जाता था अपने फ्लैट बॉटम बोट के पास। उस बोट में जाता था वो फिशिंग करने के लिए और हंटिंग करने के लिए वाइल्ड फाउल यानी कि वाइल्ड बर्ड्स का शिकार करने के लिए उस बोट से वो बोटिंग करता था। आई अराइव्ड एट माई कजन्स इन द इवनिंग। दैट मीन्स दैट जो नरेटर कजिन्स के घर में शाम को आता है। इट वॉज फ्रीजिंग कोल्ड और उस समय एकदम फ्रीजिंग कोल्ड लग रहा था, जैसे जम जाएगा, ऐसा ठंडा था। वी हैड डिनर इन द लार्ज रूम हुज साइड बोर्ड्स वॉल्स एंड सीलिंग वर कवर्ड विद स्टफ्ड बर्ड्स। एक बड़े से रूम में वो लोग डिनर करते हैं। उस डिनर रूम में साइड बोर्ड्स थे लगे हुए थे, यानी कि वॉल में जो कबर्ड जैसे लगे होते हैं दीवार पर। एंड सीलिंग वर कवर्ड विद स्टफ्ड बर्ड्स, और उन कबर्ड्स में रखे हुए थे स्टफ्ड बर्ड्स यानी कि चिड़िया जिनके वो सिर्फ बॉडी हैं और अंदर से टोटल चीज़ निकाल लिया गया है और उनको खाली करके एम्प्टी करके उसमें कुछ अंदर डाल दिया गया है उनको शेप देने के लिए। अमंग देम वर हॉक्स, आउल्स, नाइट जार्स, बजर्ड्स, वल्चर्स एंड फैल्कॉन्स। यानी कि हॉक्स, आउल्स, नाइट जार्स, बजर्ड्स, वल्चर्स और फैल्कॉन्स नाम की चिड़िया के बॉडी वहाँ रखे गए थे। ड्रेस्ड इन अ सील स्किन जैकेट, यानी कि जो उसका कजिन था, नरेटर का जो कजिन था, वो सील स्किन का जैकेट पहना हुआ था। माई कजिन हिमसेल्फ रिजेंबल्ड सम स्ट्रेंज एनिमल। और नरेटर बोलता है कि उसका जो कजिन था वो खुद एक अजीब से जानवर के जैसा दिख रहा था। ही टोल्ड मी अबाउट द प्रिपरेशंस ही हैड मेड फॉर दैट सेम नाइट। वो बोला कि उस रात के लिए पूरे कितने कैसे कैसे प्रिपरेशंस की, तैयारियां की थी, वो सब वो उसे नरेटर को यानी कि नरेटर के साथ डिस्कस करता है। वी वर टू स्टार्ट एट 3:30 इन द मॉर्निंग। हम लोग को सुबह 3:30 बजे स्टार्ट करना होगा, 3:30, सो एज टू रीच द मार्श एट अबाउट 4:30, ताकि हम लोग मार्च तक 4:30 तक पहुंच जाएं। ऑन दैट स्पॉट अ हट हैड बीन बिल्ड टू shelter as somewhat from the biting wind which blows before daybreak। और उस स्पॉट पर एक छोटा सा झोपड़ी भी बनाया गया था ताकि वो लोग वहाँ रेस्ट कर सके। एक हट जहाँ की वो लोग ठंडे से बच सके। ठंड इतना ज़्यादा था कि बिटिंग विंड एकदम लग रहा था जैसे कोई काटने को आ रहा है। विच ब्लोज बिफोर डे ब्रेक, यानी कि डे ब्रेक से पहले वो ठंडी हवा चलना शुरू हो जाता है। उससे प्रोटेक्शन के लिए एक हट बनाया गया था। I threw myself onto my bed immediately after we had finished our meal and went to sleep by the side of a bright fire burning in the grate। यानी कि जैसे ही उन लोग का मील खाते खाते बात करना हुआ, खाना खाना हो गया, वो यानी कि जो नरेटर है वो अपने बारे में बोलता है, थ्रू माई सेल्फ ऑन द बेड, यानी कि दौड़ के जाकर के झपट के अपने बेड पे सो जाता है, क्योंकि उसको इस बात का डर था कि कल सुबह 3:30 बजे उठना है। सो बहुत जल्दी सोने का कोशिश करता है और बगल में आग भी जल रहा था, इसलिए गर्मी भी थी तो बहुत आराम से सो जाता है। एट 3 o'clock ही woke me up। और 3 बजे नरेटर को उसके कजिन ने जगा दिया। आई पुट ऑन अ शीप स्किन एंड माई कजिन कवर्ड हिमसेल्फ विद अ बियर स्किन। यानी कि नरेटर शीप स्किन वाला जैकेट पहनता है और जो उसका कजिन था वो बियर स्किन वाला यानी भालू के स्किन वाला जैकेट पहनता है। आफ्टर हैविंग ईच स्वॉलोड 2 cups ऑफ स्कैल्डिंग कॉफ़ी, दोनों जन गरम गरम एकदम उबलता हुआ कॉफ़ी पीते हैं। फॉलोड बाई ग्लासेस ऑफ ब्रांडी, और फिर ब्रांडी के ग्लासेस पीते हैं, एक ग्लास ब्रांडी पीते हैं। वी स्टार्टेड अकम्पनीड बाई अ गेम कीपर एंड 2 dogs। और फिर हम लोग के साथ गेम कीपर यानी कि जो जानवरों को या ये शिकार करने वाले जानवरों को ध्यान देता है, उन्हें पकड़ के रखता है। एंड आवर 2 dogs, उन्हें कि एक गेम कीपर यानी कि एक गेम कीपर साथ में जाता है और 2 dogs साथ में जाता है। कार्ल एंड आई वॉक्ड साइड बाई साइड, आवर बैक्स बेंट, आवर हैंड्स इन आवर पॉकेट्स एंड आवर गन्स अंडर आवर आर्म्स। यानी कि कार्ल और उसका जो कजिन यानी कि नरेटर दोनों साइड बाई साइड साथ ही साथ चलते हैं, साथ ही साथ चल रहे थे बैक्स बेंट करके ठंड में, और हाथ उनके पॉकेट्स में और गन्स उनके हाथों के नीचे, आर्म्स के नीचे दबाकर। वी वर सून ऑन द एज ऑफ द मार्श के किनारे तक पहुंच गए एंड एंटर्ड वन ऑफ द लेन्स ऑफ ड्राई रशेस। और ड्राई रशेस यानी कि रशेस जो कि सूख चुके थे उनके बीच में घुस जाते हैं। आवर एल्बोज विच टच द लॉन्ग रिबन लाइक नीव्स, यानी कि रिबन जैसा यानी कि फीता जैसा जो पत्ते थे लंबे लंबे, है ना, उसको उनके एल्बोज टच कर रहे थे। एंड लेफ्ट अ स्लाइट नॉइज बिहाइंड अस, और एक हल्का सा शह का आवाज़। जब हम लोग किसी पत्तों को साइड करते हुए निकलेंगे तो एक आवाज़ तो होगा ही, बस वही एक हल्का सा आवाज़ हो रहा था। उस आवाज़ को करते हुए वे दोनों आगे बढ़ रहे थे उस ठंड में, चिल ठंडा में वो लोग आगे बढ़।
Suddenly, at the turn of one of the lanes, I saw the hut which had been constructed to shelter us. अचानक से मुझे टर्निंग ऑफ द लेन्स में एक हट दिखाई देता है जो कि हमारे लिए बनाया गया था शेल्टर के लिए, रहने के लिए. I went in and rolled myself up in a rug. मैं अंदर गया और जल्दी जल्दी जा करके अपने आप को एक रग में लपेट लिया. रग यानी कि या तो कंबल या तो रजाई. But it was so terribly cold that I began to cough. लेकिन इतना ज़्यादा ठंडा इतना ज़्यादा था कि मैं कफ करने लगा, यानी कि खांसने चीखने लगा. My cousin Carl felt uneasy for me. और मेरा कज़िन भाई कार्ल अपने आप को बहुत अनईजी फील कर रहा था, बहुत गिल्टी फील कर रहा था मेरे लिए. नो मैटर इफ़ यू डोंट किल मच टुडे. तो उसका कज़िन फिर बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर हम लोग ज़्यादा किसी का किल नहीं भी कर सकते कोई जानवर. ही सेड आई डोंट वॉन्ट यू टू कैच कोल्ड. मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ठंड लगे. वी विल लाइट अ फायर. हम लोग आग जलाएंगे और थोड़ा गर्मी मिलेगी. एंड ही टोल्ड द गेम कीपर टू कट सम रशेस. और गेम कीपर जो कि साथ में आया था उस व्यक्ति को बोलते हैं कि तुम सब कुछ रशेस को काट डालो ताकि झाड़ियाँ थोड़ा कम हो जाए. वी मेड अ पाइल इन द मिडल ऑफ आवर हट. और हम लोग अपने हट के बीच में एक पाइल बनाते हैं. देयर वाज अ होल इन द मिडल ऑफ द रूफ टू लेट आउट द स्मोक. और रूफ के मिडल में यानी कि छत पर एक होल बना हुआ था ताकि धुआं बाहर निकल जाए. आवर हट वाज मेड ऑफ लम्प्स ऑफ आइस. और जो हट था वो लम्प्स ऑफ आइस से बना हुआ था, जैसे कि जिसे हम इग्लू बोलते हैं. When the red flames rose up, जब लाल लाल फ्लेम्स ऊपर उठता है, the lean ice blocks began to melt gently. और जो आइस ब्लॉक से धीरे धीरे गलना शुरू हो जाता है. As if they were sweating. लग रहा था जैसे वो लोग पसीना निकाल रहे हों. Carl, who had gone outside, called out to me, come and look here. फिर वो नरेटर को बुलाता है कि आओ आकर के देखो. I went out of the hut and was struck with astonishment. और जैसे मैं हट के बाहर गया तो मैं एकदम अचंभित हो गया. Our hut in the shape of a cone looked like a huge diamond. और जो हट था वो कोन के शेप में एक ह्यूज डायमंड के जैसा दिख रहा था. With a heart of fire. लग रहा था जैसे उसका दिल फायर का हो. And inside we saw two charming forms. और अंदर हम लोग two charming forms देख रहे थे. Those of our dogs जो कि बहुत ही चार्मिंग दिख रहे थे. Who were warming themselves at the fire. वे दो डॉग्स अपने आप को गर्म कर रहे थे अंदर ठंड से बचने के लिए. एंड इनसाइड वी सॉ टू चार्मिंग फॉर्म्स. Suddenly a wandering cry passed near our heads and the light from our hearth showed us the wild birds. अचानक से एक आवाज़ सुनाई देता है हमें और वो वाइल्ड बर्ड्स का आवाज़ था जो कि पार हो रहे थे वहीं से. Put out the fire, said Carl to gamekeeper. और फायर को बुझा दो, गेम कीपर से बोलता है कार्ल. It is getting daylight. अभी दिन होने वाला, सुबह होने वाला. The sky was beginning to grow pale. स्काई जो था वो फीका होने वाला था, रंग उसका डार्क से पेल होने वाला था. Beautiful white ducks started rising from the marshes से ब्यूटीफुल वाइट डक्स, सुंदर सुंदर डक्स ऊपर आकाश में उड़ना शुरू कर दिए थे. आफ्टर एवरी फ्यू मिनट्स दे रोज इन द स्काई. हर कुछ मिनटों पर अलग अलग बर्ड्स यानी कि डक्स वो सबको देखने को मिल रहा था आकाश में. अर्थात चिड़ियों का उड़ना ये एक संकेत था कि सुबह होने वाला है. So in long thin lines and then they disappeared in the horizon. Rose in the sky. मैंने पहले आकाश में उड़ते हुए दिखाई देते हैं और फिर एक लंबा सा लाइन बना करके उड़ते हुए फिर हॉरिजन में कहीं गायब हो जाते. Stream of light burst out into the night. Carl had fired and the two dogs ran forward. यानी कि stream of light जब वो फायर करता है कार्ल तो एक आग जैसा निकलता है. आप जानते हैं जैसे चिंगारी निकलता है गन से, तो वो आग जा कर के आकाश में उड़ता है. तो two dogs ran forward और तब दोनों डॉग्स दौड़ कर आते हैं बाहर. And then every minute now I fired from our guns as soon as a flying duck appeared above the rushes. और फिर हर मिनट वो फायरिंग करते गया. I fired from our guns. गन से फायर करते गया. As soon as a flying duck, एक फ्लाइंग डक, उड़ता हुआ डक appeared above the rushes के ऊपर दिखाई दिया. And the dogs out of the break but happy brought the bleeding birds to us. और जैसे वो शूट करता है उस उड़ता हुआ डक को, क्योंकि शूटिंग करने के बाद एक डक मारा जाता है. उस डक को वो जो दो डॉग्स थे दौड़ कर मुंह में उठा करके फिर लाते हैं और उनको देते हैं. The birds painfully fluttered their wings and their eyes occasionally looked at us. The birds बहुत यानी पेनफुली दर्दनाक आँखों से उनकी तरफ देखता है और अपने पंखों को फ्लटर करते हुए नीचे तरफ गिरता है. इस तरीके से वो लोग शूटिंग करते हैं बर्ड्स के. नरेटर के साथ उसका जो कज़िन था
कार्ल, यानी कि कहीं ना कहीं वो लोग एक निर्मम पक्षी का हत्या कर रहे थे। दैट मीन्स दे वर किलिंग द इनोसेंट बर्ड्स। द सन हैड राइजन एंड इट वाज अ ब्राइट डे विद अ ब्लू स्काई। सूरज ऊपर आ चुका था, बहुत ही ब्राइट डे था, ब्लू स्काई था। वी वर थिंकिंग ऑफ टेकिंग आवर डिपार्चर, और हम लोग सोच रहे थे कि चलो अब घर वापस चलते हैं। जस्ट देन 2 birds with extended necks and outstretched wings flew rapidly। और उसी समय 2 birds जिनके कि एक्सटेंडेड नेक्स थे, यानी कि लंबे लंबे गर्दन थे, आउटस्ट्रेच देयर विंग्स, पंख फैला करके उड़ना शुरू किए थे हमारे सर के ऊपर से, यानी कि नरेटर और उसका जो कजिन था उसके सर के ऊपर से जा रहे थे। आई फायर्ड एंड वन ऑफ देम फेल ऑलमोस्ट एट माई फीट। और वो अचानक से फायर कर देता है कार्ल। जो उससे होता क्या है कि वो उसमें से एक जन को गोली लग जाती है और वो उसके पैर पर आकर के गिर जाता है। अ टील विथ अ सिल्वर ब्रेस्ट एंड देन इन द ब्लू स्पेस अबव मी आई हर्ड अ वॉइस, द वॉइस ऑफ अ बर्ड। यानी कि वो जो बर्ड था वो एक टील था। टील एक स्मॉल वाइल्ड डक होता है, जंगली डक, लिविंग नियर रिवर्स और लेक्स, यानी कि नदी या लेक्स के किनारे में पाया जाता है। विद अ सिल्वर ब्रेस्ट एंड देन इन द ब्लू स्पेस अबव मी आई हर्ड अ वॉइस। और फिर एक आवाज़ उसे सुनाई देता है आकाश में, द वॉइस ऑफ अ बर्ड, एक दूसरे चिड़िया का आवाज़ सुनाई। इट वॉज अ शॉर्ट रिपीटेड हार्ट एंडिंग लैमेंट। इसमें जो आवाज़ सुनाई दे रहा था वो हार्ट रेंडिंग लैमेंट था, यानी कि किसी के मन का दुख का आवाज़, दुख से चिल्लाने वाला जो आवाज़ होता है, रोने वाला आवाज़, वैसा आवाज़ उसे सुनने को मिला। दिस बर्ड बिगैन टू टर्न राउंड एंड राउंड इन द ब्लू स्काई ओवर आवर हेड्स। और वो जो बर्ड था जो आकाश में उड़ रहा था वो राउंड एंड राउंड घूम रहा था, गोल गोल घूम रहा था उनके सर के ऊपर। इट वॉज लुकिंग एट इट्स डेड कंपेनियन विच आई वॉज होल्डिंग इन माई हैंड। और वो जस्ट उसके कंपेनियन को देख रहा था जो कि नरेटर अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। ये हुआ, जो बर्ड आकाश में उड़ रहा था और जो बर्ड मारा गया था वो दोनों एक दूसरे के कंपेनियन थे। और वो ऊपर आकाश में उड़ने वाला बर्ड अपना दुख शोक जाहिर कर रहा था। कार्ल वॉज ऑन हिज नीज, हिज गन ऑन हिज शोल्डर। कार्ल अपने घुटनों पर बैठा था और उसका गन उसके शोल्डर पे था, यानी कि वो फिर से उस बर्ड को जो कि आकाश में उड़ रहा था, उस डक को मारने की तैयारी में था। वॉचिंग इट ईगरली अंटिल इट शुड बी विद इन। यू हैव किल्ड द डक, ही सेड, एंड द ड्रेक विल नॉट फ्लाई अवे। आपने के उस डक को मार दिया। का जो कंपेनियन है यानी कि ड्रेक, वो यहाँ से जाने वाला नहीं है, वो यहाँ से नहीं भागेगा। एंड रियली ही डिड नॉट फ्लाई अवे, और सही में वो नहीं जा रहा था। ही सर्कल्ड ओवर आवर हेड्स रिपीटेडली एंड कंटिन्यूड हिज क्राइज। उनके सर के ऊपर गोल गोल घूमे जा रहा है और चिल्लाए जा रहा है, रोए जा रहा है। Never have any cries of suffering pained my heart so much as that lament of the poor bird। कभी मेरे दिल को ऐसा कोई भी दर्द या कोई भी आवाज़ मेरे को इतना मन को नहीं छुआ जितना उस दिन उस पुअर बर्ड का आवाज़ मेरे को मन को छू गया था। ओकेजनली ही फ्लू अवे ड्यू टू द डेंजर ऑफ द गन। लेकिन कभी वो डर से इधर उधर चले भी जा रहा था, गन के डर से चले जा रहा था, उसके मूवमेंट्स के डर से। देन इट वुड सीम टू मी दैट ही हैड डिसाइडेड टू कंटिन्यू हिज फ्लाइट अलोन। और फिर ऐसा लगा कि जैसे उसने डिसाइड कर लिया है कि वो अकेले ही उड़ेगा। फिर वो अकेले उड़ते उड़ते उसे ऐसा फिर से याद आता है अपने सेपरेशन के बारे में, अपने दोस्त से, अपने कंपेनियन से अलग होने के बारे में। इसलिए वो फिर से वापस रिटर्न आता है टू फाइंड हिज मेट। वो बार बार घूम घूम कर अपने मेट को, अपने साथी को खोजने के लिए वो वापस उस जगह में आता है, जबकि उसे डर है मन में कि वो भी मारा जा सकता है। लेकिन फिर भी उसके मन में इतना प्रेम है कि वो अपने प्रेम को अपने खोजने के लिए फिर से वहाँ पर आता है। टू द ग्राउंड कार्ल सेड टू मी। फिर कार्ल नरेटर से बोलता है कि आप उसको ज़मीन पर रख दो, तुम उसे ज़मीन पर रख दो। ही विल कम विद इन शॉर्ट बाय एंड बाय। और फिर वो बार बार आएगा, वो उसका मेट जो है, उसका ड्रेक जो है, वो फिर से आएगा बार बार उसे देखने के लिए। एंड ही डिड इंडीड कम नियर अस। और फिर वो सही में जब उसे नीचे उतार दिया गया तो वो सही में आया उसको बार बार देखने के लिए। बाय एंड बाय, केयरलेस द डेंजर, केयरलेस ऑफ द डेंजर, डेंजर का, खतरे का उसे कोई डर नहीं था। ही केम नियर नियर, सामने और सामने आने लगा। ड्रॉन बाय हिज ब्लाइंड लव, बाय हिज डीप अफेक्शन फॉर हिज मेट हुम आई हैड जस्ट किल्ड, जिसे नरेटर ने जस्ट मारा था। उसके प्यार में, उसके प्रेम भावना में पागल होकर वो चिड़िया जिसे डर भी नहीं था अपने मारे जाने को, बार बार उनके सामने आ रहा था। कार्ल फायर्ड एंड आई सॉ समथिंग रेड कम डाउन। और फिर कार्ल फायर्ड भी कर दिया उसे, और फिर उसने देखा कि खून बह रहा है, समथिंग रेड। देन द नॉइज ऑफ अ फॉल अमॉन्ग द रशेस वाज हर्ड। यानी कि रशेस में जब जोर से उसका बॉडी गिरता है ऊपर से नीचे तो आवाज़ आता है। इसका मतलब नरेटर को समझ में आता है कि वो भी मारा गया। वन ऑफ द डॉग्स ब्रॉट इट टू मी। और दोनों डॉग्स में से एक डॉग जा करके मुंह में करके उसको उठा करके फिर नरेटर के पास दे देते हैं। Put these two in your game bag, Carl said to me. कार्ल उसके भाई से बोलता है कि ये दोनों चिड़ियों को अपने गेम बैग में डाल लो। And let's move now, we are already very late. चलो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। Carl went into the hut to collect his things. His two dogs also went wagging after him. और दोनों कुत्ता उसके पीछे दुम हिलाते हुए उसके पीछे पीछे अंदर जाता है।
I knelt down, made a large hole in the ground and buried the 2 dead birds in the same grave. मैं नीचे झुकता हूँ, large hole in the ground, और ज़मीन पर एक बड़ा सा होल बनाता है, and buried the 2 dead birds in the same grave, और दोनों डेड बर्ड्स को उस गड्ढे में घुसा करके एक ग्रेव में उनको एक साथ सुला देता है. In their own home in the cold and lonely marshes, और कहाँ पर करता है? ठंडा और लोनली मार्शेस, जहाँ पे वो लोग रहते थे उसी जगह में उनको गाड़ देते हैं. Carl never came to know what I had done. कार्ल को इस बात का पता भी नहीं चलता कि नरेटर उन दोनों बर्ड्स के साथ क्या करता है. I returned to Paris the same evening. उसी रात को वो पेरिस वापस लौट जाते हैं, यानी कि नरेटर पेरिस वापस लौट जाते हैं उसी शाम को, यानी और कर्ल को पता भी नहीं चलता है. कर्ल को लगता है कि वो अपने साथ लेके गया है, जबकि वो नरेटर जो थे वो दोनों को वहीं पे बड़ी करके आ गए थे, यानी दोनों को वहीं पे. और इसी के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. इस चैप्टर में ये बताया गया है कि इंसानों के जैसा जानवरों में, चिड़ियों में भी प्रेम भावना होती है. वे दोनों भी एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस कर सकते हैं. सो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. हाँ, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए नेक्स्ट